नमस्ते दोस्तों। कंक्रीटिंग में कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे कि सबसे जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट होता है, ठीक ना। पहला वर्कबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। इन्हीं दो चीज़ों पे कहीं ना कहीं कंक्रीट टेक्नोलॉजी इर्द गिर्द घूमती रहती है। वर्कबिलिटी का मतलब काम करने की जो भी आसानी होती है। अब आसानी के लिए हम एडमिक्सचर की चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके टेस्ट को पढ़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मतलब हर एक चीज़ कहीं ना कहीं वो पूरा आधा हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो घेर लेता है और आधा ये घेर लेता है, ठीक ना। तो अब हम पढ़ते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट होता क्या है, कहते किसे हैं, जानना क्यों जरूरी है, और ड्यूरेबल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स आएंगे, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो इनसे हमारा जो क्या बोलते हैं कि जैसे जो इंटर रिलेट है उन चीज़ों को जानेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा कंक्रीटिंग जॉइंट आता है, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी जॉइंट आते हैं उनको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इनको हम देखते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में अगर देखें, ये होता है टिकाऊपन, ठीक है। अब टिकाऊपन का अर्थ ये हो गया कि कोई भी चीज है, कोई भी काम है, या कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वह कितना अच्छा है, किसके और कितने लोगों के लिए अच्छा है, कितने समय के लिए अच्छा है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक उस कार्य का कोई अर्थ नहीं होगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे और सब लोगों के लिए कौन जीता है। जो अपने लिए जीता है तो भगवान भी उन्हें भेज के गलती कर देते हैं। अपने लिए आए, अपने लिए जिए और अपने लिए चले गए अपने आप से। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, ठीक है, दूसरों के लिए मतलब हमेशा और हमेशा अपने बारे में भी अपना ग्रोथ प्लस साथ साथ दूसरे का भी ग्रोथ, अपने साथ साथ सभी को एक साथ लेके चलना, ठीक है। अपने अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में सही डायरेक्शन देना, सही चीज़ें बताना, हाँ, हर एक चीज़ मतलब अपनी तरह सभी को मान के चलिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है। पहले भी बताया था कि अगर किसी चीज़ को आप समझिए, जानिए, तो ये समझ के चलिए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही जरूरी है और हमारे जीवन से रिलेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम जानते हैं। तो जो कंक्रीट हम करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल बाद फिर से घर बनाओगे, 2 साल बाद फिर से छत ढलैया होगी, तो ये सब तो नहीं है। ये काफी लंबे समय तक चले, उस हिसाब से कैसे हम काम करें कि ये ड्यूरेबल होगा। तो कह रहा है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू रजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन और एनी अदर प्रोसेस और डिट्रियोरिएशन, ठीक ना। कह रहा है कि ड्यूरेबिलिटी एक प्रकार को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वह कैपेबल होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई उस पर अटैक भी कर रहा है, मार रहा है, हाँ, तो भी उस पर कोई दिक्कत ना हो। वेदरिंग एक्शन का मतलब ज्यादा ठंडे मौसम में भी और ज्यादा गर्म मौसम में भी, ठीक है, इन सारी चीजों को। ड्यूरेबल कंक्रीट रिटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी रहे, पोजीशन बनी रहे। क्वालिटी एंड द सर्विसबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, IS 456 और 2000 के अनुसार
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो पहला फैक्टर जो है टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल, कह रहा है कि किस टाइप की हमारी मटेरियल है और कितनी क्वांटिटी में है, दोनों का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसको ड्यूरेबल बनाने में। वर्कबिलिटी स्पेशली इन कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कवर टू एम्बेडेड स्टील, ठीक ना, अगर जो हम स्टील उसमें डाले हैं वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए किससे, कंक्रीट से, तभी वो ड्यूरेबल होगा। शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर सही प्रकार का होना चाहिए, ये नहीं कि कंक्रीट ऐसे हो और ड्यूरेबल लंबे समय तक का हो, ऐसा नहीं है। क्यूरिंग एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इनका प्रभाव जो होता है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है, ये भी सब फैक्टर होते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है, कंक्रीट के अंदर का जो फैक्टर है वो वाटर सीमेंट रेशियो है, टाइप ऑफ बाइंडर है, किस प्रकार का हमारा बॉन्ड है। एक्सटर्नल फंक्शन क्या हो सकता है कि बाहर से हम क्यूरिंग करते हैं, अर्ली एज, ठीक ना, टेम्परेचर, हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट, ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल जो हमारा फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर में हम देखते हैं कि एब्रेशन हो गया, इरोजन हो गया, हाँ, कैविटेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गई, फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो गई, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन हो गई, ये फिजिकल फैक्टर है। केमिकल फैक्टर में देखेंगे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, एल्कलाई एग्रीगेट हो गया, रिएक्शन, ठीक, एसिडिक वाटर, ये सब फिजिकल में है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। वॉल्यूम चेंज ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन क्रैक एंड दिस क्रैक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, समझ गए। तो ये सब सारी चीजें फैक्टर को इफेक्ट पहुंचाने वाली जो ड्यूरेबल को करती हैं। इम्पैक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन ड्यूरेबिलिटी, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा जब वाटर सीमेंट रेशियो का ड्यूरेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तब क्या हो गया, परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, पारगम्यता ज्यादा होगी। जब वो ज्यादा होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम उस समय तो बढ़ जाएगी लेकिन सूखने के बाद इकट्ठा हो जाएगा, तो वहीं पे क्या हो गया, क्रैक डेवलप हो गया। फिर जब क्रैक डेवलप हो गया तो डिसइंटीग्रेशन होगा, विघटन हो जाएगा, और कंक्रीट क्या होगी, फेल हो जाएगी। हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज द कॉजेज ऑफ हायर परमेबिलिटी, so that reduce disintegration of concrete, water cement ratio should be lowest to produce dense and impermeable concrete। वाटर सीमेंट रेशियो को हमें कम बनाना चाहिए, डेंस बनाना चाहिए और इम्परमिएबल बनाना चाहिए कंक्रीट को। इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम्य, अपारगम्य का मतलब होता है कि उसमें वाटर जो कैपेबिलिटी और एब्जॉर्बिशन का अर्थ है वो क्या हो, कम हो। टू मेक ड्यूरेबल कंक्रीट, कैसे हम कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाएं। सीमेंट पेस्ट स्ट्रक्चर इज डेंस, ठीक है, एंड लो परमेबिलिटी होना चाहिए। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट डन वेल, अच्छे प्रकार से क्यूरिंग करिए। प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए कि M20 का बनाना है, M25 का बनाना है, ये नहीं कि हम एक घन जो बनाते हैं वो M20 का बना दिए और दूसरा M25 का बना दिए और उसी में सब बराबर करके लगा दिए, ठीक है। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट वर्क टू बी वेल कंडक्टेड,
प्रॉपर कवर इन कंक्रीट विल प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन, ठीक ना, स्टील पूरी अच्छी तरह से ढकी रहनी चाहिए। कंक्रीट इज मेड विथ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट दैट आर स्ट्रॉन्ग। ओके, समझ गए आप ये सब, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अच्छी बात है। परमिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द कंक्रीट परमिट। परमिबिलिटी क्या होता है, पारगम्यता क्या होता है, उसको जानते। कह रहा है कि इट इज द डिफाइंड डिग्री टू विच कंक्रीट परमिट गैसेज, लिक्विड आर आयनिक स्पेसिस टू मूव थ्रू इट्स पोर स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि आइए हमारे अंदर प्रवेश करिए, गैस भी आइए, पानी भी आइए, हाँ, आयनिक जो चीजें हैं वो भी आइए। तो जब कंक्रीट ऐसी चीजों को परमिट देता है, वो हर चीजों को लेता है, तो वो चीजें होती हैं परमेबिलिटी, और ये चीजें नुकसान पहुंचाती है। पानी एब्जॉर्ब करेगा तो भी दिक्कत, गैस एब्जॉर्ब करेगा तो भी दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। तो इसे ऐसी चीजों को हम कहते हैं परमेबिलिटी। इट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ड्यूरेबिलिटी। इसको कंसिडर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई परमेबिलिटी इज यूजुअली कॉज्ड बाय हाई पोरोसिटी। प्रॉपर क्यूरिंग, sufficient cement, proper compaction and suitable concrete cover provide allowable permeable concrete। ठीक है, चलिए परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट। तो परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है कि जो जेल बनता है, जेल पोर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, बट द एक्सटेंट एंड साइज ऑफ capillary cavity is one of the main factor contributing to the permeability of paste. Capillary cavities resulting at low water cement ratio will get fill up within a few days by the hydration process of cement। समझ गए? परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इनको हम देखते हैं। कह रहा है कि परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट विथ ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो एंड डिग्री ऑफ मैच्योरिटी शुड गिव ए लोअर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जो हमारा पारगम्यता होता है, वो कंक्रीट में एक वाटर सीमेंट रेशियो भी हमारा दिया गया है कि इतने से इतने तक मिलाना है, डिग्री ऑफ मैच्योरिटी भी, ये सब सारी चीजें परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में होती हैं। लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कंसिडरेबल। अगर हमारा एग्रीगेट जो होगा वो बड़े साइज का होगा तो भी उसमें परमेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कंसीडर किया जाता है। इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी इज ड्यू टू द डेवलप ऑफ माइक्रो क्रैक इन द वीक ट्रांजिशन जोन एट अर्ली एज। अगर हमारा परमेबिलिटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, क्रैक को डेवलप करेगा, और जब क्रैक डेवलप होगा वो अर्ली स्टेज पर देखा जा सकता है। हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, ठीक है, ऑफ कंक्रीट यूजिंग पोजोलाना हैज बीन रिपोर्टेड टू डिक्रीज द परमेबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोर्सर CHS जेल, ठीक, लोअर ड्राइंग श्रिंकेज एंड एक्सिलरेट कन्वर्जन किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू सीमेंट प्रोडक्ट। एयर इन ट्रेनिंग अप टू 6%, एयर ट्रेनिंग हम क्या करते हैं 6% कैन मेक द कंक्रीट मोर इम्परवियस। पोजोलानिक मटेरियल आर यूज्ड टू ऑप्टिमम प्रोपोर्शन टू रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हमारा पोजोलानिक जो मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम हम प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, परमेबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, क्रैक इन कंक्रीट
कंक्रीट में क्रैक कैसे होता है, तो कंक्रीट इन कंक्रीट डेवलप ड्यू टू यूज अनसाउंडनेस मटेरियल, ठीक, बैड वर्कमैनशिप, ठीक है, बैड वर्कमैनशिप में यूज ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो, बैड ज्वाइनिंग टेक्निक, फ्रीजिंग एंड थॉमिंग, थर्मल इफेक्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, श्रिंकेज स्टेट, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एंड सल्फेट एक्शन के द्वारा हमारा क्रैक डेवलप हो सकता है। फिर इस क्रैक को कैसे हम सेटल कर सकते हैं, कैसे हम बंद कर सकते हैं, तो देखिए कह रहा है कि इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू यूनिफॉर्म सेटलमेंट ड्यू टू reinforcement of large size of aggregate, then it creates some voids of crack, some voids are crack, such type of crack is called settlement crack। settlement crack किसे कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आया यूनिफॉर्म सेटल में, किसके कारण, या तो रेनफोर्समेंट के कारण या तो लार्ज साइज के कारण, तो कुछ वाइड्स क्या होते हैं या क्रैक उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्रैक को हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट क्रैक कहते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं। दिस फिनोमिना जनरली अकर्ड इन डीप बीम एट द चेंज ऑफ सेक्शन सच एज टेपर्ड कॉलम और टी बीम, इन चीजों में दिखता है। टू अवॉइड दिस क्रैक कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन ए लेयर फ्रॉम and compacted properly and building up a large quantity of concrete over the beam, ठीक है। श्रिंकेज क्या होता है उसमें देखते हैं, तो कह रहा है कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज का मतलब ये होता है कि पानी कहीं ना कहीं वहां से श्रिंक कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सीपेज कर रहा है। ड्यू टू श्रिंकेज माइनर क्रैक, श्रिंकेज की वजह से क्या आ सकता है, माइनर क्रैक, माइक्रो क्रैक और क्रैक ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड आर डेवलप ऑफ द कंक्रीट सरफेस। दिस इज टू मेन फैक्टर गवर्निंग द श्रिंकेज आर टेम्परेचर एंड वाटर सीमेंट रेशियो। इन्हीं दो के वजह से श्रिंकेज आता है। रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से ये क्या होता है, कम होता जाता है। श्रिंकेज अकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ लोड, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो एंड सीमेंट कंटेंट। टाइप ऑफ श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज होता है, ठीक है। ड्राइंग श्रिंकेज में हम क्या देखते हैं, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हार्डन कंक्रीट इज कॉल्ड ड्राइंग श्रिंकेज। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परमेबिलिटी एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन वॉल्यूम किसके कारण होता है कि पानी का इवेपोरेशन हो जाना या पानी का सीपेज हो जाना, ठीक ना। The shrinkage that take place after the concrete has set and hardened is called drying shrinkage. Drying shrinkage take place over a long period if concrete is subjected to lower। ये सब सारी चीजें हमारा क्या होता है, मेन फैक्टर होता है श्रिंकेज का, ठीक है। थर्मल श्रिंकेज, थर्मल श्रिंकेज कैसे होता है, जब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है या कॉम्पैक्शन होता है, इन सब जगहों पे हमारा जो कारण होता है वो क्या है, थर्मल श्रिंकेज का कारण होता है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कहीं टेम्परेचर कम हो गया, तो वहीं पे क्या होता है, श्रिंकेज आने लगता है। उस श्रिंकेज को हम थर्मल श्रिंकेज बोलते हैं, ठीक है। केमिकल और ऑटोजेनस श्रिंकेज, it is the decreased volume of cement paste which occur due to chemical bonding of water in the process of cement hydration, ठीक है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या कहलाता है, किसके कारण, soon after the concrete is poured in the formwork with concrete in plastic stage, it is occurred prior to the final set and caused by the bleeding के कारण आता है, ठीक।
ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कार्बोनेशन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है कंक्रीट के साथ, वही हमारा कार्बोनेशन श्रिंकेज कहलाता है। ठीक है बालक, थर्मल डिफ्यूजिटी दिया है, ये याद रखिएगा। हाँ, अब आते हैं कंक्रीट के ज्वाइंट। कंक्रीट के ज्वाइंट क्या क्या होते हैं, इनको हम जान लेते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, दूसरा होता है फंक्शन ज्वाइंट, तीसरा होता है आइसोलेशन ज्वाइंट। फंक्शन ज्वाइंट में दो आते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है, इनको हम जानते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट का मतलब अगर कोई स्लैब हम डाल रहे हैं, वो अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हमें बीच में क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट देना पड़ता है, ठीक ना। या अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बीच में ही हमारा क्या हो गया, सरिया वगैरह कम पड़ता है या हमें ज्वाइंट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एट कंस्ट्रक्शन के समय जो हम करते हैं वो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहलाता है। फंक्शनल ज्वाइंट, तो उसी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट में हम एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं, और एक्सपेंशन ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि कहीं पे जब एक्सपेंड करना हो तो उस समय हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार का हम ज्वाइंट जो देते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में कुछ गैप देते हैं, आइसोलेशन ज्वाइंट में हम क्या भर देते हैं, फोम वगैरह डाल देते हैं। ठीक, तो इन्हीं को देखते हैं हम। देखिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज द टेम्पोररी ज्वाइंट लेफ्ट बिटवीन सबसिक्वेंट कंक्रीट ऑपरेशन। ठीक ना। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड एट द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट अकर। वी कैन से इट इज मेड फॉर ज्वाइनिंग न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट। ठीक है, मतलब कोई चीज पहले से बनी है, फिर वहीं पे दूसरी चीजें बनानी है, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा ज्वाइंट बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट प्लेस एट एंड ऑफ द डे वर्क और व्हेन द कंक्रीट प्लेसमेंट स्टॉप फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट शुड बी प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइंड है कि बाद में फिर वहीं से हमें बनाना है। फॉर द कॉलम इट विल बी फ्यू सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम। ठीक है, देयर विल बी स्पेसिंग ऑफ 18 मीटर अपार्ट द इन केस ऑफ हक्स स्ट्रक्चर। दिस ज्वाइंट शुड नॉट बी प्रोवाइड एट द कॉर्नर बिकॉज इट become difficulty in the tie of the corner. Construction joint should be situated that place where, कहाँ हो सकता है, it is supported by another member. ठीक है, bending moment shear force is small. There is two type construction joint होता है, butt type और टंग या ग्रू टाइप, जो हम स्टील में पढ़ते हैं उस प्रकार का ये ज्वाइंट हो सकता है। ये है आपका एज ईच साइड विथ 1.8 इंच रेडियस में। ठीक है, ये हमारा बट टाइप का हो गया, ये हमारा बट टाइप विथ डॉवेल हो गया। ठीक, और ये हमारा टंग और ग्रू टाइप का हो गया। ये है इधर इस प्रकार का, ये ठीक है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। फिर आता है फंक्शनल ज्वाइंट। This type of joint is to be provide secure the concrete structure against expansion, twist, contraction, etc. These are two type. पहला expansion joint होता है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। Due to volumetric change, there is occur expansion in concrete structure. Expansion joint का मतलब ही समझ में आता है कि expansion से related है, temperature effect. These joints are provided to allow the expansion, allow करता है कि ये क्या हो, समय पे अपने एक्सपेंड हो जाए फिर समय पे कम हो जाए।
ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर above the temperature during construction. It is movement type of joint in concrete. ठीक है, ओपन गैप बिटवीन ज्वाइंट, हम गैप छोड़ देते हैं, गैप कितना होता है 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर. इफ स्ट्रक्चर लेंथ इज मोर देन 45 मीटर, 1 or more expansion joint are provided. 4.5 मीटर. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डॉवेल बार वगैरह यूज करते हैं. ठीक है, देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट हो गया, ये ट्रांसवर्स जॉइंट हो गया, टाई बार, ठीक ना, सब ग्रेड हो गए. बेस कोर्स जैसे आरसीसी का जो हमारा पड़ता है वो, ये डॉवेल बार हो गया, कंक्रीट पेमेंट हो गए. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड एक्सपेंशन जॉइंट, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट और स्पेसिंग कितना होना चाहिए, वॉल में 30 मीटर तक, पैरापेट छज्जा इसमें है तो 6 से 12 मीटर पे, अनइंटरप्टेड स्लैब है तो 15 मीटर पे, फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 30 मीटर पे एक्सपेंशन जॉइंट हमें देना चाहिए. ये पूछ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू IS इतना प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी रूफ स्लैब लेयर मड उसका और अदर इंसुलेटिंग मीडिया अनफ्रेम कंस्ट्रक्शन 20 से 30 मीटर स्पेसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंशन जॉइंट. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या आता है, क्रैक डेवलप ड्यू टू स्ट्रेस कॉज बाय मॉइस्चर रिलेटेड कंक्रीट श्रिंकेज, थर्मल कंट्रैक्शन, टेम्परेचर व्रैपिंग के द्वारा. इट इज ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो ऑफ लॉन्गिट्यूडनी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो. ठीक है, IRC के अनुसार मैक्सिमम स्पेसिंग क्या देते हैं उनको देखते हैं. अनरेनफोर्समेंट में 10 सेंटीमीटर स्लैब की थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा 4.5 मीटर पे. फिर रेनफोर्समेंट है, अगर रेनफोर्स है उसमें तो 10 सेंटीमीटर स्लैब की थिकनेस है तो उसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट देंगे 7.5 सेंटीमीटर पे. 15 सेंटीमीटर है थिकनेस तो 13 मीटर पे देंगे, 20 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर पे देंगे, इस प्रकार से. ठीक है, चलिए ये हमारा आइसोलेशन जॉइंट है. These joints are provided where the concrete floor meet the permanent structure elements such as wall, column, foundation, block, machine foundation एक ही जगह पे आके क्या होता है मिलता है. तो इस जगह पे जो हम जॉइंट देते हैं वो हमारा आइसोलेशन जॉइंट कहलाता है. ठीक है, चलिए ये था हमारा अभी तक का पूरा. ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में, ठीक, जिसको हम जाने, देखें और समझें. ठीक है बालक, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता दीजिएगा. ओके, थैंक यू.